हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम लोग आज बात करेंगे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सवाल, जो कि आप लोगों के हम लोग जिस चैप्टर के बारे में, जिस अध्याय के बारे में आज बच्चों बात करेंगे यहाँ पर, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। और उस चैप्टर का यानी कि उस अध्याय का जो नाम है वो है वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में कहें तो रियल नंबर्स। तो किस तरीके से इस चैप्टर को हम लोगों को करना है, इस अध्याय को पूरी तरीके से कर लेना है। क्यों? अब वो पूरी तरीके से कैसे हो पाएगा जब हम उसके जरूरी सवालों को करेंगे। तो आइए बिहार बोर्ड को पूरी तरीके से तहस नहस करने के लिए, बवंडर मचाने के लिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार बोर्ड के सभी जरूरी सवाल। तो आइए बच्चों बात करते हैं हमारे पहले सवाल के बारे में। पहला सवाल कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो विषम है उन्हें हम अंग्रेजी में ऑड भी कहते हैं। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स आते हैं वो बताएं। अगर हिंदी में कहें तो कहते हैं कि विषम संख्याएं बताएं। भाई, विषम संख्याएं बताना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपको 0 से लेकर के 50 तक अगर देखा जाए तो बीच में अगर हम विषम संख्याओं की बात करें, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आखिरी तक चलते चलते कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये समानांतर श्रेणी का सवाल है। समानांतर श्रेणी में हम लोग अगर देख पाए तो हमारा जो प्रथम पद है यानी कि जो पहला नंबर है, यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा जो ए है वो कितना दे रखा है? वो 1 दे रखा है। अगर हम बात करें हमारा डी, जो कि क्या होता है? दूसरे पद को अगर मैं माइनस कर दूं यानी मैं घटा कर दूं पहला पद, यानी कि 3 - 1 कर दूं तो वो क्या मिल जाएगा? मुझे 2 मिल जाएगा। हालांकि ये सीधा सीधा सवाल है लेकिन फिर भी मैं पूरा सोल्यूशन करके दिखाना चाहता हूं ताकि हर एक विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे से समझ पाए। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो हमारा आखिरी पद है वो कितना है? 49 है। और अगर मैं एक इसका फॉर्मूले की बात करें बच्चों, तो इसका जो जनरल यानी कि जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है? वो ऐसा रहता है। यहां पर हमारी आखिरी टर्म आ जाती है यानी कि 49 आ जाएगी। पहली टर्म कितनी है? 1 है। n-1 और d कितना है बच्चों? ये है 2 है, तो यहां पर 2 लगा दिया। अब अगर हम लोग देखें तो 49 बराबर में 1 प्लस यहां कर दिया 2 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 2n माइनस में 2 आ जाएगा। अब ये 1 और -2 यानी कि जमा यानी कि धनात्मक 1 और ऋणात्मक अगर 2 अगर मैं जोड़ दूं तो सभी बच्चे यहां पर देखेंगे कि 49 बराबर कितना आ जाएगा? -1 जमा 2n आ जाएगा। इसे लपक के यहाँ पे रख दो या उठा के यहाँ पे ठसक दो तो 49 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा लाला जी? इतना आ जाएगा। इससे इसे काट देंगे तो 25 आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा? n। यानी कि अगर हम लोग बात करें कितने पद आ रहे हैं, कितनी संख्याएं आ रही हैं बच्चों, तो पद कितने आ रहे हैं? 25 आ रहे हैं। जितने पद आ रहे हैं उतनी ही संख्याएं आ रही हैं, क्योंकि वही जो है वो क्या है? विषम दे रखे हैं। तो यानी कि विषम संख्याओं के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 25 विषम संख्याएं आ रही हैं, यानी कि जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है 15, 5, 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के अनुपात बताइए। यानी कि हम लोगों को लघुत्तम समावर्तक को ऊपर रखना होगा और महत्तम समावर्तक को नीचे रखना होगा, ये बात तो साफ है। तो आइए क्यों ना सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकाल लें। अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 लिख सकते हैं, गुणा में 5 लिख सकते हैं। अगर बात करें 15 के गुणनखंड की तो अभाज्य गुणनखंड तो 1 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। अगर 20 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 1, 2, 2 और 5 हो जाएंगे। अगर किसी विद्यार्थी को यह लगे कि 20 का कैसे हो रहा है तो 20 को हम किस तरीके से? इस तरीके से देख पाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको देख पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने किया। 15 का देखना चाहें तो 15 को हम लोग इस तरीके से करते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, लघुत्तम समावर्तक क्या होता है? मैं आप लोगों को इसका एक तरीका बताऊंगा जिससे आप लोग कभी भी चौंकेंगे नहीं और कभी भी आपका आंसर या आपका जो
सवाल का जवाब है वो कभी भी गलत नहीं आ सकता अगर आप लोगों ने उस तरीके से किया जिस तरीके से मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए, लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है जितने भी भिन्न प्रकार के गुणनखंड दे रखे हैं। अगर मैं भिन्न प्रकार के कहूं तो कितने तरीके के गुणनखंड मिल रहे हैं? पहला तरीका 1, दूसरा तरीका 2, तीसरा तरीका 3 और चौथा तरीका 5। इसको आप इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 गुणा में 2 की पावर 2 और 5 की घात 1 हो गई, 2 की घात 2 हो गई। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लघुत्तम समावर्तक में हम लोग सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लिखते हैं, जो सबसे बड़ी घात दे रखी हो। अगर हम लोग 1 की घात देखें तो 1 ही दे रखी है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 3 की घात देखें तो कितनी दे रखी है सबसे ज्यादा? 1 दे रखी है। 2 की घात देखें सबसे ज्यादा कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। और अगर 5 की घात देखें तो कितनी दे रखी है? 5। 5 की घात 1 ही दे रखी है। ओके, तो अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो 3 गुणा 4, ये 2 की घात 2 तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 पंजे 60 हो गया। अगर हम लोग महत्तम समावर्तक की बात करें तो महत्तम समावर्तक कहता है कि कितने समान है इन तीनों में, जो इन तीनों में आ रहा हो। इन तीनों में तो 1 आ रहा है और 5 आ रहा है, तीनों में आ रहा है 5, और अपनी सबसे छोटी पावर के साथ। 1 की सबसे छोटी पावर 1 है, 5 की सबसे छोटी पावर 1 है, यानी कि जवाब कितना आ गया? 5 आ गया। तो महत्तम समावर्तक को निकालने का मकसद क्या होता है या तरीका क्या होता है? जितने भी भिन्न प्रकार के आप लोगों को गुणनखंड दे रखे हैं, सभी प्रकार के गुणनखंड लिख दीजिए और उन गुणनखंडों की वो घात लिखिए जो सबसे ज्यादा दे रखी हो। जैसे कि यहां पर 1 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 2 की घात 2 थी, वो मैंने लिख दी। अगर हम लोग बात करते हैं महत्तम समावर्तक की, तो जो समान है, जो तीनों में आ रहे हैं, यानी कि 1 आ रहा है तीनों में तो हमने 1 लिख दिया, 5 आ रहा है तीनों में 1, 5 लिख दिया। लेकिन अब जब हम उनकी घात देखेंगे तो सबसे छोटी घात देखेंगे, सबसे छोटी घात कितनी है? 1 1 दे रखी है। तो 60 के बटे में 5 लिखेंगे, काटेंगे तो 12/1 आ जाएगा, यानी कि 12 के साथ 12:1, तो 12:1 यानी कि डी जो है वो इसका जवाब आ रहा है। यानी कि हमारे पास जो जवाब आ रहा है कितना आ रहा है? डी आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अपरिमेय। अब आप सभी लोग जानते हैं कि अपरिमेय का मतलब अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इर्रेशनल नंबर होता है। इस बात से मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा वाकिफ ना हो, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन अब मैं अगर आप लोगों को बात बताऊं अपरिमेय संख्या की पहचान, अगर मैं यहां पर पहचान की बात करूं मैं आप लोगों को, क्योंकि सभी चीजों के जो बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो कॉन्सेप्ट हैं, जो बढ़िया बढ़िया प्रयोग में आने वाली चीजें हैं, जो बातें हैं, मैं सब बताना चाहता हूं। अपरिमेय संख्याओं का सबसे पहला मतलब तो ये होता है कि दशमलव के बाद जितने भी नंबर आते हैं, किसके बाद? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी क्या रहती हैं? पहली बात तो ये अशांत होता है और रिपीट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 3 3 3 3 3, ऐसा नहीं होगा, वो भिन्न आते हैं, यानी कि कोई पैटर्न नहीं बना रहे होते हैं, भिन्न आ रहे होते हैं। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने आपको और ये दूसरी बात, P/Q इस फॉर्म में नहीं होते कभी भी, P/Q की फॉर्म में नहीं होते ये कभी भी, क्योंकि जो भी इस फॉर्म में आया, अगर किसी को आप बटे की फॉर्म में लिख सकते हो, आप बटे के रूप में लिख सकते हो, तो उसको आप परिमेय संख्याएं बोलते हो। उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं। अपरिमेय का मतलब ही ये है कि वो बटे में लिखा ही नहीं जा सकता। अब जैसे हम लोग यहां पर बात करें, यहां पर उन्होंने बोला अपरिमेय नहीं है, तो यहां पर आप लोग देखेंगे इसका आप हल नहीं कर सकते। क्यों हल नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो 2 गुणा 5 है, दोनों के दोनों ही एक तरीके से अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं क्या देती हैं हमें? अभाज्य संख्याएं हमें अपरिमेय संख्या देती है। अगर हम लोग बात करें 24 की, तो यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे 6 गुणा 4। अगर आप 4 को देखेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे, भले से 2 आ जाएगा, लेकिन यहां पर फिर से एक ऐसा नंबर आ गया जो कि इसको अपरिमेय बना देगा। क्योंकि अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी क्या बनेगा?
2 और 3 बनेगा, क्योंकि 6 कैसे आया होगा, 2 गुणा 3 से आया होगा, और 2 और 3 दोनों के दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर हम लोग बात करें इसमें 35 में, तो यहां पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी अभाज्य संख्याएं किस में दे रखी हैं, वर्गमूल में दे रखी हैं अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं जब कभी वर्गमूल में दी जाएंगी तो वो अपरिमेय संख्याएं बनाएंगी। लेकिन अगर आप लोग अंडर रूट में यानी कि वर्गमूल में अगर आप 21 को देखेंगे तो सीधा क्या बनाएगा, 11 बनाएगा। अगर ये 11 बना रहा है, सीधा नंबर निकल के आ रहा है, एक पूर्णांक बन रहा है, और जो पूर्णांक होते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और बहुत ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात कि अगर कोई दी हुई संख्या जो कि अपरिमेय नहीं है तो वो जरूर परिमेय होगी, अगर वो परिमेय नहीं है तो वो जरूर अपरिमेय होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उससे आगे आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, तो उससे आगे आप लोगों से पूछा नहीं जाएगा इसमें आपके पेपर में। हमसे कहते हैं दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समावर्तक 36 दे रखा है, तो आप हमें तथा महत्तम समावर्तक 2 दे रखा है, यानी कि 2 नंबर दे रखे हैं मुझे a और 18। अगर मैं इसके लघुत्तम समावर्तक की बात करूं तो मुझे कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। अगर मैं इसके महत्तम समावर्तक की बात करूं तो मुझे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला, एक सूत्र की बात करूं आप लोगों से, जो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें देखने को मिलेगा आपको, वो ये होता है कि अगर आपको a और b 2 नंबर दे रखे हैं, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, लघुत्तम समावर्तक की गुणा अगर आप महत्तम समावर्तक के साथ कर देते हैं तो इन दोनों की गुणा इन जो दिए हुए 2 संख्याएं हैं उन दोनों के बराबर आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि a की गुणा अगर हम 18 में करेंगे तो बराबर आएगा 36 गुणा में 2, यानी कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो अगर हम इसे हटा देंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और a का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो a का मान कितना होना चाहिए आप लोगों के पास, c होना चाहिए। ठीक है जी, आइए जरा देख लेते हैं यहाँ पर कितना दे रखा है, हमें c दे रखा है। अगला वो कह रहे हैं p और q जो 2 हैं, ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो मुझे a 1 और p मिलेगा। अगर मैं q के गुणनखंड निकालूं तो 1 और q मिलेगा। इन दोनों में अगर हम देखें तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होता है बच्चों, जो दोनों के जो गुणनखंड होते हैं उन दोनों में हो, और दोनों में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों का महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा बच्चों, 1। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर आपने ये कहा था हमको कि जो महत्तम समावर्तक होता है, महत्तम समावर्तक में हमेशा हम लोग जो घात लेते हैं, घात सबसे छोटी होती है, लेकिन यहां पर आपने कोई घात दी नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, p अगर एक अभाज्य संख्या है तो आप इसे 1 गुणा में p लिखेंगे। अगर आपके पास q दे रखा है एक, तो 1 गुणा में q लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में, अब अगर आप लोग महत्तम समावर्तक की बात करें, सभी विद्यार्थी देखेंगे 1 यहां पर आ गया, और सबसे छोटी जो घात है वो 1 ही है यहां पर। तो जवाब कितना आ जाएगा आप लोगों के पास बच्चों, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। आइए जरा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होती है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, अगर आप में से कोई बच्चा ये जानना चाहे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लिख लीजिए। बहुत जरूरी सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते रहे हैं आपके कोर्स में और पूछे जाएंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 होती है। क्यों, क्योंकि इसके गुणनखंड देखेंगे, अगर गुणनखंड देखेंगे तो 1 और 2 है, और इसके गुणनखंड देखेंगे तो 1 2 4 है। तो इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है, इस वजह से ये एक भाज्य संख्या है और ये एक अभाज्य संख्या है, और इन दोनों का गुणनफल चाहिए, यानी कि इन दोनों का मुझे गुणा करना होगा। तो 2 गुणा 4 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे मुझे, 8 होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो यानी कि इसका जो जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखिए अभाज्य संख्या में उनके जो गुणनखंड होते हैं वो क्या क्या होने चाहिए, वो खुद और 1 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहाँ पर 1 और 29 के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 है, 5 है, ठीक है, 25 है, यानी 2 से ज्यादा हो गए।
यहां पर बात करें 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। यहां पर बात करें 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो यहां पर बाकी सब में अगर हम गुणनखंड की बात करें तो 2 से ज्यादा है सब में, सिर्फ एक 29 ही ऐसा है जिसमें 2 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब जो 29 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहता है। कहते हैं कि 3.27 पर क्या दे रखा है, बार दे रखा है। कहते हैं कि ये क्या है, ये एक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब सबसे पहले तो एक बात सुनिए, यहां पर ये हमें इस तरीके से दे रखा है, इसको अगर हम और प्यार से, प्यार भरी निगाहों से, प्यार भरे दिल से अगर हम देखें इसे, तो ये क्या कहता है, प्यार भरे दिल से देखें तो ये कहता है हमसे 27, 27, 27, 27, 27, 27 और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात यहां पर बताना चाहता हूं। वो बात क्या है, वो बात यह है कि जब कभी भी आप लोगों को दशमलव के बाद चीजें रिपीट होती हुई, यानी कि बार बार दिख रही हो एक जैसी, यानी कि आप लोगों को रिपीट हो रही हैं चीजें। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखिए, अगर आप इसमें बहुत सारे बच्चे इसे अपरिमेय समझेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अशांत में 2 तरीके के नंबर आपको मिलते हैं। एक तो क्या हो रहा होता है, बार बार दिख रहा होता है, ठीक है, यानी कि वो रिपीट कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। और एक क्या होता है, रिपीट नहीं कर रहा होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, या ठीक है जी। अब ये क्या कर रहा, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं आपके परिमेय और ये क्या होते हैं आपके अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए ये रिपीट कर रहा है इसलिए ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसको आपने इस तरीके से p बटा q की फॉर्म में रखना भी सीखा है। तो अगर आप इसे p बटा q की फॉर्म में रख पा रहे हैं, हर और अंश की जगह पे रख पा रहे हैं अगर, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या हुई। ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। तो यानी कि इसका जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी कि हम लोग इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि पूर्णांक m यानी कि एक, अगर अंग्रेजी में पूर्णांक को देखा जाए तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटीजर। ठीक है जी, अगर हम m की बात करें तो कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इसकी जगह 1 लिख दे, 2 लिख दे, 3 लिख दे, 4 लिख दे, 5 लिख दे। ठीक है, पूर्णांक सॉरी होल नंबर होता है पूर्णांक। ठीक है जी, पूर्णांक होल नंबर होता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर किस तरीके से सम बनेगा, सम का मतलब क्या है, इवन बनेगा अगर अंग्रेजी में कहें तो। देखिए अगर हम m की जगह पर कुछ भी रख दे, अगर आप m+2 को सोचें तो इसकी जगह पे अगर मैंने 1 रख दिया तो ये क्या बना के देगा, मुझे 3 बना के देगा। 3 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि ये चीज तो हो नहीं सकती। अगर मैं 2m-1 रख दूं यहां पर, अगर मैं कोई भी, मैं अब ध्यान से सुनिएगा, कोई भी नंबर अगर मैं 2 के साथ गुणा में लिख दूं, कोई भी नंबर, कोई भी पूर्णांक लिख दूं मैं, तो हमेशा मुझे क्या देगा, एक इवन नंबर देगा, यानी कि मुझे एक सम संख्या मिलेगी। सम संख्या वो कैसे मिलेगी, आप कभी भी करके देख लीजिए। आप इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो भी 2 मिलेगा, अगर आप इसकी जगह पे 2 रखेंगे तो आपको 4 मिलेगा। मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, अगर आप 2 गुणा 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 गुणा 2 रखेंगे 4 मिलेगा, 2 गुणा 3 रखेंगे आपको 6 मिलेगा। आप कोई भी रखिए, आप इसके साथ गुणा में विषम रखिए या सम रखिए, आपको सम ही मिलेगा। लेकिन जब आप किसी भी सम के साथ अगर आप 1 जोड़ देंगे तो हमेशा आपको विषम संख्या मिलेगी, और इसके साथ आप क्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं। तो देखिए 3, 5 और 7, हमेशा आपको क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रही है, यानी कि ये भी जवाब नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप इसमें से अगर एक माइनस भी कर दें, जैसे 2 में से 1 घटा दें, 4 में से 1 घटा दें, 6 में से 1 घटा दें, तो भी आपको विषम संख्याएं ही मिलेंगी, यानी कि ये भी जवाब नहीं हो सकता। जवाब क्या होगा, जवाब ये होगा कि अगर मैं 2 के साथ कोई भी पूर्णांक यहां पर लिख दूं, हमेशा मेरे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, सम संख्याएं। क्या आएगा बच्चों, सम संख्याएं। तो अब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर कभी भी कोई भी पूर्णांक मुझे दिया जाए, उस पूर्णांक से मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि पूर्णांक को अगर मैं गुणा करता हूं 2 के साथ तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, एक सम नंबर। आइए जरा
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, दोबारा से अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। अब ये दोबारा से जब अपरिमेय के बारे में बात कर रहा है तो आप समझ जाइए कि परिमेय की बात करें या ये अपरिमेय की बात करें, ये दोनों ही बहुत जरूरी सवाल हैं आप सभी लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कहता है हमसे, सवाल कहता है हमसे निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, कौन सा अपरिमेय नहीं है। देखिए जरा, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यहां पर देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अभाज्य एक संख्या जो है वो वर्गमूल में दे रखी है। कभी भी अगर अभाज्य संख्या वर्गमूल में दे दी जाए तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या देती है, हमें एक अपरिमेय संख्या देती है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, अब यहां से देखिए ये अपरिमेय है, ये परिमेय है और अपरिमेय, और ध्यान रखिएगा परिमेय को अगर आप गुणा करेंगे अपरिमेय में तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। ध्यान रखिएगा आप, हमेशा आपको क्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। तो यानी कि ये भी कभी नहीं हो सकता जवाब। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो 7 का जो पहाड़ा है उससे यहां पर कितना आ जाएगा, इस तरीके से आप लोग लिख पाएंगे। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यहां पर भी बात नहीं बनेगी। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यहां पर भी बात नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक बचता है। अगर आप यहां पर देखें तो अगर मैं 64 को वर्गमूल से बाहर निकालना चाहूं तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये सीधा P बटा Q की जो है एक तरीके से फॉर्म बन चुकी है। और P बटा Q में आप लोग जानते हैं कभी भी अगर मैं रख पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या। यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या ही हमारा जवाब है यहाँ पर। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रशांत जिनका शांत होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जिनका दशमलव प्रशांत शांत होगा वो नीचे 2 की घात m और 5 की घात n ये जगह बना रहे होंगे। और ये जो m और n होंगे वो क्या होंगे आपके, उन्हें आप या तो 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, इस तरीके से कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान रखें ये, इसको आप ध्यान रखें। ये जो जवाब, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, इस पॉइंट का आप लोग क्या करें, ध्यान कर लें। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला 3 बटे में 3 की 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 5 की घात 0। और मैंने क्या कहा था, m और क्या होने, m और n क्या हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर n क्या है, 0 है, और m क्या है, 3 है। तो यानी कि बात बननी चाहिए यहाँ पर। देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ भी हुआ, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। हम रिश्ता वहीं तोड़ देंगे जहां हमें ये चीज दिखाई देगी। हमें क्या दिखाई देगा, अगर हमें 2 और 5 के अलावा शादी में और बंदे दिखाई दिए, हम रिश्ता तोड़ देंगे और हम उठ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर आप बोलेंगे कि प्रशांत जो प्रसार शांत है, ठीक है जी, प्रसाद मैं कह रहा हूं शांत है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2/15, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 गुणा 5, यानी कि 1/1। अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 के अलावा एक और आ गया, रिश्ता तोड़ दिया जाए, यहां बात नहीं बनेगी। यहां पर बात करते हैं 29 और 343 दे रखा है अगर यहाँ पर आप लोगों के पास, तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ आप लोगों से, आप सभी लोगों से बोल सकता हूँ कि 7 की पावर यहाँ पर 3 दे रहे, 7 की घात जो है वो 3 दे रखी है। ठीक है, 7 की घात 3 ही होती है मेरे ख्याल से, 49 7 7 63 3 आ गया, 7 चौक 28 तो 34 आ गया। ठीक है जी, तो यानी कि ये दे रखा है। अब देखिए 2 और 5 यहाँ है ही नहीं। अगर हम मैं लिखना भी चाहूँ तो 2 की घात 5 और 2 की घात 0 और 5 की घात 0 लिखूंगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आना ही नहीं चाहिए। 2 और 5 के अलावा यहाँ 7 आ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा मेरा जवाब। अगर मैं डी की बात करूं, 17 बटे में 1536, 1536 को पूरी तरीके से खोल दें अगर हम, तो 2 से करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 आ जाएगा और 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। ओके, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा। फिर देखिए 3 कहीं ना कहीं मिल गया हमें, ये पूरा मामला बिल्कुल सही जा रहा था लेकिन हमें 3 मिल गया,
और जैसे ही हमें 3 मिला, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि यहां पर कोई ना कोई जाल बिछाया गया है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। या तो अकेला 2 आ जाए, या अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर आप लोग हर की बात करते हैं तो। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहां पर 3 की जो घात है वो 1 दिखेगी, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी कि मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं, लेकिन मुझे फिर भी 3 दिख गया, यानी कि यहीं पर मामला खराब हो गया और हम उठ जाएंगे। तो यानी कि यहां पर ए जो है आपका पूरी तरीके से सही हो गया, ए ऑप्शन जो है वो सही है। हम लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, ये बात भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। 6/15, क्या ये दशमलव प्रसार है? क्या ये प्रसार जो है दशमलव प्रसार क्या है, शांत है अशांत है? आप एक बात देखिए, सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लीजिए। इसको क्या लिखेंगे आप, 2 गुणा 3 लिखेंगे, और यहां पर इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 15 लिख सकते हैं। 3 से 3 गया, ठीक है, 3 गुणा 5 5 लिखेंगे ना, तो यहां पर 2/5 हो गया। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं 2 बटे में 2 की जो घात है वो 0 लिख दीजिए, अगर 2 नहीं दिख रहा है तो 0 लिख दीजिए, और 5 की घात 1। मैंने क्या कहा था कि हर में, यानी कि नीचे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से रहेगा, और m और n जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, 0 1 2 3 इस तरीके से रहेंगे। तो अगर आप नीचे देखें तो 2 की जो घात है वो 0 आ रही है, जो कि चलेगी, 5 की घात 1 आ रही है, चलेगी, और 2 और 5 के अलावा कोई भी दिखता है ना तो यहां नहीं चलता। अगर ऐसा है तो ये शांत है, यानी कि बस बात खत्म हो गई। क्या है ये, शांत है। चलिए अगला जवाब देख लेते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है जी, अगला जवाब देख लेते हैं। अगले जवाब में यहां पर क्या दे रखा है हमें, 4 घटा ये दे रखा है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या में से अगर मैं माइनस कर देता हूं या घटा देता हूं अपरिमेय संख्या को, तो मुझे हमेशा मिलता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यानी कि यहां पर मुझे क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। मुझे इसमें ना ज्यादा सोचना है, ना मुझे ज्यादा इसमें अपना वक्त जाया करना है, मैं बिल्कुल भी कुछ और नहीं करूंगा, मेरे पास ये मेरा जवाब आ गया। ठीक है, अगर आप इसमें जोड़ दें, आप इसमें घटा दें, आप इसमें गुणा कर दें, परिमेय और अपरिमेय में, इन तीनों में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय में हमेशा परिमेय अपरिमेय आएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय है। अपरिमेय वो होगा जो इस फॉर्म में नहीं आ पा रहा होगा, जो इस तरीके से आपको नहीं दिख पा रहा होगा, आप उसको अपरिमेय कहेंगे। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, परिमेय अपरिमेय बहुत बार पूछा जाएगा, इसके सवालों को आप लोग बहुत अच्छे से और बार बार करिए। आइए जरा, अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इसका मतलब है कि दोनों पर ही ये वर्गमूल लगा हुआ है। इसको आप 6 लिख सकते हैं, इसको आप 8 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया, p/q, यानी कि ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं, यहां पर बात करूं कि इसकी बात करूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, और 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है, यानी कि हमने इसको भी इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देखिए, ये दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं जो हैं वो वर्गमूल में दे रखे हैं, और अभाज्य संख्याएं जब कभी वर्गमूल में दी जाती हैं बच्चों, तो क्या आ जाता है हमारे पास, अपरिमेय। ठीक है, अगर हम लोग ये बात करें डी के बारे में, तो -9/49, इसको क्या लिख सकते हैं, -9/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 आता है। यानी कि हम लोग, ये क्या हो गया हमारे पास, p/q आ गया, और ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय क्या हो गया हमारे पास, c हो गया। ठीक है, चलिए जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारा अगला सवाल। कहते हैं कौन सी अभाज्य संख्या है। भाई देखिए, कौन सी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनफल गुणनखंड देखने होंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके 1 है, 3 है, 9 है, इसके 1 है, 3 है, 5 है, 15 है, इसके 1 है और 11 है। और अभाज्य की जो पहचान होती है, अभाज्य संख्याओं की पहचान हमेशा क्या रहती है,
अभाज्य संख्याओं की जो पहचान होती है वो हमेशा हमारे सामने रहती है 2 से अधिक। अगर अभाज्य चाहिए तो 2 से अधिक नहीं होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याओं की तो वो 2 से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये क्या हो गई, ये अभाज्य हो गई। तो जो डी है वो हमारे पास हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर मैं 1 और 2 के बीच में पूछ लूं आपसे कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या मैं ये पूछ लूं कि कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं इनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई मुझसे कहे कि एक तो ये संख्या हो गई, मैं बोलूंगा अरे ये भी तो हो गई, फिर वो बोलेगा ये होगी, फिर मैं बोलूंगा ये भी तो होगी, और फिर ये लड़ाई इस तरीके से ही चलती चली जाएगी। आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पर 1 रखिए, 2 रखिए, फिर मैं क्या बोलूंगा ऐसे रख लो, फिर वो बोलेगा ये हो गया। तो इस तरीके की दुनिया भर के नंबर्स या फिर दुनिया भर की संख्याएं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, अनंत। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहते हैं कि 11/15 दशमलव प्रसार यहां पर रिक्त स्थान दे रखा और होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 11/15 की अगर मैं बात करूं तो 11 और इसे 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। अब ऊपर और नीचे कुछ भी कट नहीं सकता अंश और हर में, जब कुछ कट नहीं सकता तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे यहां पर 2 और 5 के अलावा कुछ गुणनखंड दिख रहे हैं। 2 और 5, मैंने क्या कहा था कि नीचे अगर आप लोग बात करेंगे बटे में तो हमेशा आपको 2 और 5 के गुणनखंड ही मिलने चाहिए, लेकिन अगर आपको 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कुछ और दिख रहा है, इसका मतलब यहीं पर चोरी पकड़ी गई। और इस चोरी को आप यहां पर इनके कान मरोड़ दीजिए और कहिए कि 2 और 5 के अलावा दिखेगा तो हम इसको अशांत ही कहेंगे, शांत नहीं होगा ये। तो हम क्या बोलेंगे, ये अशांत संख्याएं हैं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल बिल्कुल ही पुराने वाले सवाल की तरह है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा क्योंकि एक यहाँ पर हम कहें तो एक ऑप्शन हमारे लिए बदल दिया है। तो अगर हम लोग ए की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी इसको बताया था आप सभी लोगों को, ऊपर था 64, तो 8/6 हो जाएगा ये। अगर हम बी की बात करें तो ये p/q की फॉर्म हो गई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/1, क्योंकि ये तो 9 होता है, 9 को क्या लिख सकते हैं 9/1, ये भी p/q हो गया। अगर हम सी की बात करें तो इसको आप ये लिखेंगे। अब यहीं पर ये फंस गया। अब मैं आप लोगों को पहले आगे का और बता दूं, डी यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख देंगे। ऊपर से कितना आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 3, तो ये भी क्या हो गया p/q। तो देखिए p/q यानी कि ये तो परिमेय संख्याएं हो गई, सिर्फ ये बचा, इसलिए ये अपरिमेय भी हो गया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें 25/10 तो भी आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे अगर काट भी देंगे तो 5/2 बचेगा। तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ भी वर्गमूल लगा है, यहाँ भी वर्गमूल लगा, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य। और अभाज्य में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगी मुझे, एक ये अभाज्य संख्याओं को कभी भी अगर आप वर्गमूल में रखते हैं तो अभाज्य ही मिले। अगर अभाज्य संख्याओं को आप वर्गमूल में रखते हैं तो आपको अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। इसलिए हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, इसको कह देंगे। ठीक है, आइए जरा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रूट यानी कि वर्गमूल 2 ये क्या है, ये आप सभी लोगों को याद है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, अगला और आखिरी सवाल है जो हमारे पास, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 2 या 2 से अधिक, मैं कहता हूं कि देखिए अभाज्य संख्याएं आप 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, आप यहां पर 11 लिख लीजिए। अगर मैं इनके गुणनखंड कर दूं तो 1 2, 1 3, 1 5, 1 7, 1 11। अगर आप इन सब में इनके गुणनखंड देखें तो सब में जो समान है, यानी कि जो सब में आ रहा है वो क्या है, 1 है। तो इनका महत्तम समावर्तक क्या रहता है, 1 रहता है। तो 1 ये आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई। मैं कुछ सवाल और भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, तो और भी सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आइए जरा देखिए, ये आ रहा है इसका जवाब, निम्नलिखित में कौन सा
कौन अपरिमेय संख्या है, कौन सी जो है वो अपरिमेय संख्याएं हैं, कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। अगर आप यहां पर देखें तो ये एक अभाज्य, पहले वाले अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएं, अगर हम लोग बात करें इसके बारे में, तो वर्गमूल में 3 दे रखा है। वर्गमूल में कभी भी अभाज्य संख्या मतलब अपरिमेय संख्या, यानी कि ये तो परिमेय हुआ ही नहीं, यानी कि ये तो कभी हमारा जवाब होगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इससे ये हट गया, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 बचा, यानी कि ये क्या बन गई हमारी, ये बन गई हमारी परिमेय संख्या भाई, क्योंकि इसको तो आप 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q, और p/q किसको लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को, यानी कि इसका जो जवाब आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, b आ गया। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप परिमेय संख्या के साथ जोड़ दें, घटा दें और गुणा कर दें किसी भी अपरिमेय संख्या को, जीरो ना हो, बस परिमेय और अपरिमेय से कोई सा भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो यानी कि ये भी नहीं होगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल है, ये भी अभाज्य संख्या के ऊपर वर्गमूल है, आपको अपरिमेय गुणा अपरिमेय मिल गया है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पा रहा है कि आपको ये एक परिमेय संख्या बना दे, तो ये दोनों के दोनों ही क्या रहेंगे, एक अपरिमेय संख्या रहेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो हमारा जवाब आ रहा है वो बी आ जाएगा, देख लीजिए आप यहां पर बी आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहे हैं कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF बता दीजिए। HCF बताने का मतलब क्या हो गया, यहां पर हमें डराने की कोशिश करेंगे, कितना हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पर हमसे बोल रहे हैं कि 2 सम संख्याओं का HCF बता दीजिए। 2 क्रमिक, क्रमिक का मतलब है जो क्रम में आ रही हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्रम में 2 है, उसके बाद जो एक और अगर मैं कहूं सम संख्या, तो इससे अगली जस्ट सम संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर मैं इसके बाद करूं तो ये हो जाएगी, इसके बाद कहूं तो ये हो जाएगी। कोई सी भी 2 उठा लीजिए, या तो ये 2 उठा लीजिए, या ये 2 उठा लीजिए, या ये 2 उठा लीजिए। अगर हम मैं इन 2 को उठाता हूं, 2 और 4 को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2, यानी कि 2 की घात 1 और 2 की घात 2। अगर मैं 4 और 6 को उठाता तो इसको आप 2 की घात 2, 2 की घात 1 और 3 की घात 1 लिख देते। अगर मैं 8 को उठाता तो 2 की घात 3 लिख देते आप इसे। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो मुझे महत्तम समावर्तक निकालना है। अगर मैं देखूं इन दोनों में कौन आ रहा है, इन दोनों में 2 आ रहा है, और जो भी दोनों में आ रहा होता है या सब में आ रहा होता है उसे उसकी हम सबसे छोटी घात लेते हैं, तो सबसे छोटी घात 2 आ गई। इन दोनों में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। अगर मैं बात करूं 6 में और इसमें, मैंने आपको और उदाहरण दे दिए, इन दोनों में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, सबसे छोटी घात 1, तो देखिए सब में 2 ही दिख रहा है, तो यानी कि जो आपका जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं, ये मैंने आपको एक हमारे एक प्रश्न में इससे पहले ही करवा दिया। तो अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का महत्तम समावर्तक, देखिए अगर आपको महत्तम समावर्तक गुणा में लघुत्तम समावर्तक दे रखा है, तो इसका मतलब जो नंबर दिए गए थे उन नंबर की गुणा इसके बराबर होती है। ये एक सूत्र है, इस सूत्र को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला है ये। तो किसके बराबर होता है, a गुणा b, ठीक है कहानी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमसे कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। महत्तम समावर्तक, ये तो सीधा सीधा है, ये तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, हम उसमें इस तरीके से करते 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 नीचे तक आते हैं, जो आखिरी बचता है यहाँ पर उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा महत्तम समावर्तक, यही होता है, ठीक है। तो हमारा जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है जी। परिकलित करने का तकनीक जो है। पाई क्या है, बड़ा ही बढ़िया सवाल पूछा गया है। पाई क्या है, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत सारे लोग कहते हैं पाई को हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते होते तो इसका मतलब पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसे देखेंगे तो ये तो इस तरीके से दे रखा है, और इसका मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। हम इसकी जगह पर इसको कभी कभी यूज करते हैं
या कभी कभी इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पाई का जो मान होता है वो शुरुआत में कुछ वैसा ही आ रहा होता है जैसे अगर आप इसको इससे भाग करेंगे तो ऐसा कुछ आ रहा था, इसलिए हम इसकी जगह पे इसे रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, पर इनकी जो इनका जो मान है वो कुछ हद तक बराबर होता है, इसलिए हम इसकी जगह पर इसको रख देते हैं, बस और कुछ बात नहीं है। वरना कभी भी अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इस बात का ज्ञात हमें होना चाहिए। ठीक है, या अब मुझे लगता है कि यहां तक की पूरी कहानी और यहां तक की पूरी बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए एक और प्रश्न करते हैं। यहां पर एक और प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं है, देखिए ये तो एक अभाज्य संख्या है, ये तो एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या कभी भी वर्गमूल में आएगी तो वो परिमेय तो हो नहीं सकती, वो तो अपरिमेय होगी। यहां पर बात करते हैं, देखिए एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का आप कोई भी संगम बना लीजिए, आप उनका योग कर लीजिए, आप उन्हें घटा दीजिए, आप उनकी गुणा कर दीजिए, आप उनकी भाग कर दीजिए, आपको हमेशा देखने के लिए क्या मिलेगा? आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा कि आपको जो परिणाम में मिलेगा वो अपरिमेय संख्या मिलेगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, लेकिन अगर आप यहां पर बात करेंगे तो इनको आप साथ में क्या लिख सकते हैं? 75/48। अगर आप 3 से इन्हें भाग देंगे, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2, 25 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा कितना? 16 आ जाएगा। और 25 को अगर हम लोग यहां पर बाहर निकालें तो 5/4 आ जाएगा, यानी कि P/Q की जो फॉर्म है वो आ चुकी है, यानी कि बटे में लिख सकते हैं, यानी कि ये एक परिमेय संख्या हो गई बच्चों। ठीक है ना? आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभाज्य संख्या को वर्गमूल में दे रखा है, बोले तो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या को वर्गमूल में दे रखा है अपरिमेय संख्या, तो कहां दे रखा है अपरिमेय संख्या? यहां दे रखा है अपरिमेय संख्या। ये दोनों की दोनों ही क्या है? एक अपरिमेय संख्या। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि शांत होगा। कौन सा वाला जो है वो शांत होगा? शांत का मतलब क्या हुआ? शांत का मतलब ये हुआ कि रुक जाए, यानी कि दशमलव के बाद ऐसा नहीं है कि बस चले ही चला जाए अनंत तक, उससे पहले ही रुक जाए, कहीं ना कहीं रुक जाए। तो यानी कि यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 105 को हम लोग नीचे वालों को ज्ञात करते हैं। 3 से करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3, 5, फिर 5 से करेंगे तो यहाँ 7 आ गया। फिर यहां पर देखिए जरा, 17/3 3 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है, तो 2 और 5 के अलावा जब कभी भी हमें चीजें मिलेंगी हम उन्हें क्या बोलेंगे? अशांत। तो ये क्या हो गया? एक अशांत। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें 77, 210 की बात करें, 210 को करते हैं, 210 को करेंगे तो आप लोगों को हमें अब देखते हैं जरा यहाँ पर क्या मिलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 77 है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5, फिर 3 फिर 5 से कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। लेकिन 3 जो है वो हटेगा नहीं, क्योंकि 77 में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 करेंगे, यहाँ 11 आ जाएगा, पर 3 नहीं जाएगा कहीं, और 2 और 5 के अलावा मिला, इसका मतलब ये अशांत है। तो ये भी हमारा जवाब नहीं है, ये भी हमारा जवाब नहीं, हमें शांत ढूंढना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, 15/88 दे रखा है, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11, 8, और यहाँ पर देखेंगे तो 2, तो 4 आ गया, 2 फिर से 2, तो यानी कि यहाँ पर 15/2, यहाँ पर 3 और यहाँ 11, और 11 कटेगा नहीं, यानी कि ये भी क्या है? अशांत है। यहाँ पर देखते हैं क्या काम बनता है। 3 से अगर हम इसे हटा दें तो हटेगा भी नहीं हटेगा, देख लेते हैं। पहले तो 160 को करके देखते हैं, 2 करेंगे तो 80 आ गया, फिर 2 करेंगे तो 40 आ गया, फिर 2 करेंगे तो 20 आ गया, फिर 2 करेंगे तो 10 आ गया, फिर 2 करेंगे तो 5 आ गया, 5 करेंगे तो 1 आ गया। यानी कि यहाँ पर 3 में यहाँ कितना हो गया? ये 5 हो गया, तो 2 की जो घात है 5 हो गई, 5 की घात 1 हो गई। 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख नहीं रहा है, इसलिए जो है वो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, जो हमारा जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? ये रहेगा हमारा डी, इसका आंसर रहेगा। और इसी के साथ सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो आपके वास्तविक संख्याएं हैं इसको पूरी तरीके से यहाँ पर कर लिया है खत्म, और वास्तविक संख्याओं से आने वाले कोई भी सवाल अब आप लोगों से बचेंगे नहीं, आप लोग सभी सवालों को कर पाएंगे। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो केल्विन लाइव ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, तो जरूर से आप लोग ऐप को डाउनलोड करें। और मिलते हैं हम सभी लोग आप सभी लोगों से अगले अध्याय के साथ।
तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ।